कक्षा 12वीं के लिए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी में हम लगे हुए थे, जिसके अंतर्गत हमने कल एक वीडियो आपके सामने रखा था जिसमें प्रीमियम क्लास के अंतर्गत हमने 8 पाठों के जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी चर्चा की थी। और अब उस पाठ्यक्रम के दूसरे भाग में जो अंतिम 7 पाठ हैं उनके जो एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे उन एमसीक्यू प्रश्नों की हम यहाँ पे बात करेंगे। और हम आपको यहाँ पे आश्वस्त करना चाहेंगे, आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो जो 40 अंकों के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने हैं। आप जानते हैं कि इस बार जो 50% जो प्रश्न है वो आपको एमसीक्यू प्रश्न ही आने हैं, तो आपके लिए ये तैयारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसी कड़ी में अब हम बढ़ रहे हैं इस जो पाठ्यक्रम के दूसरे भाग में, पार्ट 2 के नाम से हम इसको रख सकते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने 8 पार्ट जो थे उनके एमसीक्यू की बात कर ली है। अगर आपने अभी तक वो कक्षा अटेंड नहीं की है तो आप उसकी तैयारी उस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं जो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आज का जो हमारा पाठ है वो पाठ संख्या है 9, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो इसमें से पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो ये गठन हुआ था दिसंबर 1885 को। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? लागू की बात नहीं हो रही है, तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। और चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था जनवरी 1950 के अंतर्गत। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 5 है, भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव किस संस्था द्वारा करवाए जाते हैं? तो ये करवाए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। एक संवैधानिक संस्था है। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और भारत में प्रथम आम चुनाव कब करवाए गए? ये सन 1952 में करवाए गए थे। 1952 में पहले आम चुनाव करवाए गए। और इसके बाद प्रथम आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो उस समय लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये सीटें आरक्षित हैं 489। आप इसको याद रखिएगा। लोकसभा के लिए जो आरक्षित जो निर्धारित सीटें हैं वो पहले आम चुनाव में लोकसभा चुनाव में कितनी थी? 489 थी। और प्रथम आम चुनाव में कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर थे? उस समय पढ़े लिखे जो मतदाता थे केवल 15% थे। और कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें प्राप्त हुई थी, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीट किस पार्टी को मिली थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के बाद, यानी कि दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। और इन्हें कितनी सीटें मिली थी? इनको 16 सीटें मिली थी। मात्र 16 सीटें प्राप्त करके ये दूसरे नंबर की पार्टी रही है। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए? तो कांग्रेस को 45% जो है वोट प्राप्त हुए। और दूसरा आम चुनाव कब हुआ? दूसरा आम चुनाव हुआ 1957 को। और इसमें लोकसभा की कुल सीटें कितनी हो गई थी? वो हो गई थी 494, 494। और दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई? तो इनमें कांग्रेस को मिली थी 371 सीटें। और दूसरे आम चुनाव में भारतीय साम्यवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको कितनी सीटें प्राप्त हुई? उनको 27 सीटें प्राप्त हुई। पहले 16 थी, उसके बाद 27 हो गई। केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो वो बनी थी सन 1957 में। और 1957 में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी? तो केरल में पार्टी की सरकार बनी, वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पे सरकार बनी थी। 1957 में केरल के मुख्यमंत्री कौन बने? EMS नंबूद्रीपाल जो थे वो जो केरल के मुख्यमंत्री बने। भारतीय साम्यवादी दल का गठन कब हुआ? 1924 में भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ। और सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ वो समाजवादी पार्टी का गठन वो 1948 में हुआ। समाजवादी विचारधारा से संबंधित प्रमुख नेता कौन रहे? तो ये तीनों नेता जयप्रकाश नारायण, श्री राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ये तीनों ही नेता क्या थे?
समाजवादी विचारधारा से संबंधित नेता रहे। भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से जुड़ा है? तो एक दल की प्रधानता का जो युग जुड़ा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है। किस काल को एक दल के प्रभुत्व काल के नाम से जाना जाता है? 1952 से लेकर 1967 तक का जो काल है वो प्रभुत्व काल के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का कारण क्या रहा? यानी कि जो भारत में कांग्रेस पार्टी थी उसका प्रभुत्व क्यों रहा? तो इसके जो प्रश्न हैं, इस प्रश्न के जो विकल्प दिए गए हैं कि भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का कारण है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े होने के कारण, मजबूत संगठन होने के कारण और मजबूत विरोधी दल के अभाव के कारण। तो ये तीनों ही कारण जो हैं वो शुरुआती दौर में जो कांग्रेस की मजबूती का कारण रहे हैं। और उसके पश्चात प्रश्न संख्या 28 है, भारत में तीसरा आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में जो तीसरा आम चुनाव था वो सन 1962 में हुआ। तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस को 361 सीटें प्राप्त हुई थी। तीसरे आम चुनाव में भारतीय साम्यवादी दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? जैसा कि दूसरे में 27 थी, तो तीसरे साम्यवादी दल में भारत के अंदर जो साम्यवादी पार्टी थी उसको 29 सीटें प्राप्त हुई थी। कांग्रेस पार्टी को छाता संगठन किसने कहा? किसने कहा कि जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी वो छाता संगठन है? तो ये कहना था पॉमर जी का। और कांग्रेस की तुलना एक सराय से किसने की? कांग्रेस की तुलना सराय से करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका विभाजन सन 1964 में हुआ। और भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? भारतीय जनसंघ की स्थापना सन 1951 में हुई। भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र, ये किसका विचार है? तो ये जो विचार है ये भारतीय जनसंघ का विचार है कि एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। स्वतंत्र पार्टी का गठन कब किया गया? स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया 1959 में, 1959 में। और उसके जो प्रमुख नेता थे ये तीनों ही सी राजगोपालाचार्य, के एम मुंशी और एन जी रंगा, ये तीनों ही क्या थे? इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी वो मद्रास के अंदर हुई थी। ए.ओ. हयूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है? तो भारत के अंदर बहुदलीय शासन व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 41, 1952 से 1971 के बीच कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो जो चुनाव चिन्ह था वो था 2 बैलों की जोड़ी। इसके पश्चात 1971 से 1977 के बीच कांग्रेस आर का जो चुनाव चिन्ह बना वो क्या बना? गाय और बछड़ा, ये इसका चुनाव चिन्ह बना। और वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? हाथ का निशान। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो शुरुआती दौर था उसमें इसका चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी, 1971 से 77 के बीच में गाय और बछड़ा। और वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का निशान। भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह क्या था? तो ये जो स्टार्टिंग में जो इसका चुनाव चिन्ह था वो दीपक था। और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? तो श्री जे.पी. नड्डा जो हैं वो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, जो बसपा जिसको कहा जाता है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुश्री मायावती। और कांग्रेस पार्टी का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था? सबसे पहला विभाजन हुआ था 1969 में। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य, यानी कि
अगर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का प्रश्न आता है तो लॉर्ड माउंटबेटन, और पहले हों लेकिन भारतीय भी हों तो वो आएगा सी राजगोपालाचार्य। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, ये प्रश्न कई बार प्रश्न पत्र में पूछा जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। किस भारतीय नेता ने 1956 में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। और सबसे पहले ईवीएम का, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो है, उसका प्रयोग भारत में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में कब किया गया? तो सबसे पहला जो ईवीएम के माध्यम से वोटिंग हुई थी वो 2004 में हुई थी। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो श्री सुनील अरोड़ा जो हैं वो वर्तमान समय में जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इसके पश्चात अगला जो पाठ है वो है नियोजित विकास की राजनीति। तो प्रश्न जो पाठ है ये 10वां पाठ है। और इसके पश्चात इसका पहला प्रश्न जो है, भारत में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया है? तो भारत में मिश्रित मॉडल अपनाया गया है, समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है। नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? तो सबसे पहले सोवियत संघ के द्वारा नियोजन को अपनाया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? सबसे पहला जो योजना आयोग था उसका गठन हुआ 1950 में। और भारत में पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1951 में इसे प्रारंभ किया गया। और भारत में वित्त वर्ष कौन से महीने से शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से वित्त वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है। जनता योजना के जनक कौन थे? M.N. रॉय जो है वो जनता योजना के जनक थे। और बॉम्बे योजना का जो गठन था वो कब किया गया, किस साल किया गया? तो बॉम्बे योजना का जो गठन किया गया था वर्ष 1944 में किया गया था। इसके पश्चात अगला है, राष्ट्रीय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय समिति का जो गठन हुआ था 1938 में हुआ। और सोवियत रूस में विकास का कौन सा मॉडल है? भारत में जैसे मिश्रित मॉडल है उसी प्रकार सोवियत के अंदर जो मॉडल है वो है समाजवादी मॉडल। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 10 है, 2017 तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं? तो 10 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो योजना अध्यक्ष जो होता था उसका योजना आयोग का वो प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष रहते थे। और ये किस तरह की संस्था है? यह एक अति संवैधानिक संस्था है, अति संवैधानिक संस्था। और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये 1969 में किया गया था। और हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? हरित क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है वो MP सिंह को जाता है। और हरित क्रांति पद्धति के मुख्य तत्व क्या हैं? इसमें कृषि का निरंतर विस्तार, दोहरी फसल पद्धति, अच्छे बीजों का प्रयोग, यानी कि ये तीनों बातें इसमें शामिल हैं। तो उसका सही विकल्प रहेगा उपरोक्त सभी। योजना आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो योजना आयोग के जो सदस्य हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नवगठित नीति आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ? वो नीति आयोग का जो गठन हुआ है वो 2015 में हुआ है। और वर्तमान में नवगठित नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष भी कौन है? वो प्रधानमंत्री हैं। तो इसके पश्चात अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 19 जो है उसमें प्रश्न है, भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा? तो भारत में जो घोर अकाल पड़ा था वो 1965 से 67 तक पड़ा था। और इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। भारत की विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत की विकास योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है और आत्मनिर्भरता भी है। तो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। K68 किससे संबंधित है? तो K68 जो है वो गेहूं की उन्नत किस्म से संबंधित है, हरित क्रांति की ये देन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक चली थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो आज़ादी के समय हालात बहुत खराब थे। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
श्री नरेंद्र मोदी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को कहाँ से मिली है? तो योजनाबद्ध जो विकास है उसकी प्रेरणा भारत को मिली है सोवियत रूस से। भारत में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने का जो लक्ष्य है वो किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया है? तो वो 10वीं पंचवर्षीय योजना सबकी शिक्षा के लिए ये लक्ष्य रखा गया था। प्रश्न संख्या 28 है, हरित क्रांति से क्या समस्या पैदा हुई है? तो हरित क्रांति से भारत में खाद्यान्न संकट जो है पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। दूसरा, हरित क्रांति का लाभ केवल उत्तरी राज्यों में ही दिखाई पड़ता है, जो नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है, जो उत्तर भारत है वहीं पर दिखाई देता है। और काला हांडी जैसे क्षेत्रों में लोग आज भी भूख से मर रहे हैं। तो ये तीनों ही स्थितियां हरित क्रांति के कारण अभी भी देखने को मिलती हैं। तो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। 29वां जो प्रश्न है, संविधान में संशोधन करके वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्य निर्धारित कर देने चाहिए, जिसके कारण इन दोनों के मध्य किसी तरह का विरोध और विवाद उत्पन्न ना हो। ये किसका ये कथन था? ये अशोक चंदा की जो कमेटी थी उनका ये जो कथन था। और नियोजन एक ऐसी विवेकपूर्ण प्रक्रिया है जो सारे मानव व्यवहार में पाई जाती है। ये कथन किसका है? ये फिफ्नर का है। फिफ्नर द्वारा ये कथन कहा गया है, नियोजन एक ऐसी विवेकपूर्ण प्रक्रिया है जो सारे मानव व्यवहार में पाई जाती है। इसके बाद अगले पाठ के जो हैं महत्वपूर्ण MCQ जो प्रश्न है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो भारत के विदेशी संबंध, ये पाठ का नाम है। पंडित नेहरू द्वारा अपनाई गई जो विदेश नीति है उसका एक महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो उसमें गुटनिरपेक्षता भी शामिल थी, पंचशील के सिद्धांत भी शामिल थे, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का क्या था? विरोध था। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो संवैधानिक आधार भी है, भौगोलिक तत्व भी है, राष्ट्रीय हित भी है। तो इसका उत्तर भी क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ये 1914 में ही किया जा चुका है। और निम्न में से किसने पंचशील सिद्धांतों का जो निर्धारण किया था? तो पंचशील सिद्धांत जो थे उनका निर्धारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये सिद्धांत कितने हैं? ये 5 सिद्धांत है, क्योंकि पंच की बात की गई है तो 5 सिद्धांत है। 1965 में किन दो देशों के बीच में युद्ध हुआ था? 1965 की जो लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? ताशकंद समझौता संबंधित है भारत और पाकिस्तान से। और ताशकंद समझौता जो कब हुआ था? 1966 में, यानी 1965 की लड़ाई के बाद ताशकंद के अंदर ये समझौता हुआ था, जिसमें देश के सर्वप्रिय प्रधानमंत्री जो हैं लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उनका देहांत हो गया था। और प्रश्न संख्या 10, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किस नए देश का जन्म हुआ? 1971 के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था उसकी जगह पर आ गया बांग्लादेश। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? शिमला समझौता भी किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। और ये हुआ था 1972 में, जब 71 की लड़ाई के बाद, समझौते के बाद ये युद्ध रुका था भारत और पाकिस्तान का। तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो पंडित नेहरू 1947 से 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। निम्न में से किसके सुझाव पर कश्मीर का विभाजन किया गया? तो ये सुझाव जो दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, जो अंतिम ये कह सकते हैं गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्रता के बाद। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में और दूसरा किया था 1998 में। ये आपने याद रखना है, पहला 1974, दूसरा 1998 में। और पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया गया? इसका प्रतिपादन किया गया 1954 में। और प्रतिपादक कौन थे इसके? पंडित नेहरू। भारतीय विदेश नीति पर सबसे अधिक प्रभाव किस नेता का पड़ा? तो भारतीय जो विदेश नीति थी उसके ऊपर पंचशील सिद्धांत के रूप में जो प्रभाव पड़ा वो पंडित नेहरू का पड़ा। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इसमें से जो इटली है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बाडुंग में अफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन कब हुआ?
1955 में ये सम्मेलन हुआ था। भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो भारत की जो विदेश नीति है वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे श्री जवाहरलाल नेहरू। कारगिल संघर्ष के दौरान 1999 में जो कारगिल का संघर्ष हुआ, भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय था 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था। गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है तटस्थीकरण, तटस्थ रहना, किसी भी गुट में शामिल ना होना। और इसके जो जनक माने गए हैं वो कौन माने गए हैं? वो पंडित नेहरू माने गए हैं। मैकमोहन रेखा का संबंध किन दो देशों के बीच में है? भारत और चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा का संबंध किन दो देशों के बीच में है? रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ है। लाहौर घोषणा कब हुई? लाहौर घोषणा जो कारगिल युद्ध के बाद हुई थी वो 1999 में इसका जो घोषणा है वो हुई थी। और इसके पश्चात अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश के बीच में जो फरक्का गंगा जल समझौता है जो विवाद का विषय है ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1996 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ करने वाले देश तथा उनके नेता कौन थे? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू थे भारत से, युगोस्लाविया से मार्शल टीटो थे, मिस्र से कौन थे? जनरल नासिर थे। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश या नेता, तो आपने याद रखना है भारत, युगोस्लाविया और मिस्र, ये तीन देश थे और जो उनके प्रतिनिधि थे जवाहरलाल नेहरू भारत से, युगोस्लाविया से मार्शल टीटो और मिस्र से जनरल नासिर। तो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। अभी तक गुट निरपेक्ष संगठन के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो अभी तक इसके जो हैं वो 18 सम्मेलन हो चुके हैं। पहला जो गुट निरपेक्ष था ये सम्मेलन कब हुआ? 1961 में ये सम्मेलन हुआ। और कहाँ पर हुआ था? ये बेलग्रेड के अंदर हुआ था पहला गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन मानव जाति की आस्था और भविष्य है, यह कथन किसका है? ये मार्शल टीटो का है। और जिसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई युगोस्लाविया से थे मार्शल टीटो। और इसके पश्चात 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में ये संपन्न हुआ। भारत तथा चीन के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है वहाँ पर सीमा विवाद, जिसके कारण ये तनाव का कारण बनता है। और भारतीय संसद पर आतंकी हमला जो हुआ था वो 13 दिसंबर 2021 को भारतीय संसद के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 37, भारत में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु परीक्षण कब किया? तो ये परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में। वर्तमान में गुट निरपेक्ष देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में गुट निरपेक्ष 120 देश हैं। महाकाली संधि ये किस किस के बीच में हुई है? ये भारत और नेपाल के बीच में ये संधि हुई है। भारत चीन सीमा एक जटिल प्रश्न है जो इतिहास की देन था, ये कथन किसका है? ये कथन है चाउ इन लाई, यानी कि जो सीमा विवाद होता है जिसको लेकर उसके बारे में ये कहना है किसका? चाउ इन लाई का, कि भारत चीन सीमा एक जटिल प्रश्न था जो इतिहास की देन है। और प्रश्न संख्या 41 है, हमें बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की चुनौती का सामना करने के लिए अत्यंत कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ये जो कथन है ये किसका है? श्रीमती इंदिरा गांधी का है कि जो बांग्लादेश 1971 के अंतर्गत जो घटनाएं हुई, पूर्वी पाकिस्तान को जब बांग्लादेश का नाम दिया गया तो उस दौरान ये कथन था इंदिरा गांधी का कि इसके लिए हमें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ेगा। और भूटान और नेपाल पर कोई भी आक्रमण भारत पर आक्रमण माना जाएगा, यानी कि भूटान और नेपाल को जो कोई भी उसके ऊपर आक्रांता उसके ऊपर आक्रमण करता है तो वो भारत के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। ये किसका कहना था? ये पंडित नेहरू की कमिटमेंट थी। और क्या वर्तमान समय में नेपाल में लोकतंत्र पाया जाता है? बिल्कुल हाँ, इस समय वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। भारत और बांग्लादेश की मित्रता चिरस्थायी है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। ये किसका कथन है? ये शेख मुजीर बुरहमान का कथन है, जिन्होंने कहा था कि भारत और जो बांग्लादेश की मित्रता के बारे में। भारत न ही रूस का समर्थक है और ना ही अमेरिका समर्थक है, वह तो केवल भारत समर्थक है। ये कथन किसका है? ये पंडित नेहरू का है। गुट निरपेक्षता का जब उन्होंने सिद्धांत की बात की थी तब उनका ये कथन था। इसके पश्चात अगला पाठ जो है
कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस जो है ये बहुत पुरानी पार्टी है और इस पार्टी के अंदर पहली बार फूट कब पड़ी थी? ये पहली बार फूट पड़ी थी 1969 में। प्रिवी पर्स की समाप्ति कब हुई? प्रिवी पर्स की स्थापना हुई 1971 में। आया राम गया राम का जो मुहावरा है ये किससे संबंधित है? ये दल बदल की नीति से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। और चौथी लोकसभा के चुनाव निम्नलिखित में से कब हुए थे? ये हुए थे 1967 में। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? श्रीमती इंदिरा गांधी। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था? तो इनको जो निष्कासित किया गया था नवंबर 1969 में इनको पार्टी से निकाला था। गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक दल ने दिया था? और ये नारा दिया था कांग्रेस पार्टी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई? तो वहां पर मृत्यु हुई थी श्री लाल बहादुर शास्त्री की। मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मैनकाइंड एवं जन के जो संस्थापक थे। और दल बदल के संबंध में सुधार के लिए 91वां संशोधन संविधान में किया गया। तो ये कब किया गया? ये 2003 में किया गया। कांग्रेस सिंडिकेट से क्या आशय है? तो इसका आशय है ताकतवर कांग्रेसी नेताओं का समूह। सिंडिकेट का अर्थ है कि जो ऐसे कांग्रेसी नेता जो राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं। और गठबंधन राजनीति की शुरुआत सबसे पहले कब से मानी जाती है? तो गठबंधन राजनीति की जो शुरुआत हुई थी 1967 के चौथी लोकसभा का जो चुनाव था, यानी कि चौथी लोकसभा के आम चुनाव के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। एसवीडी संयुक्त विधायक दल क्या है? संयुक्त दल विधायक जो है वो कहा गया गैर कांग्रेसियों का जो संगठन है। और 1971 में लोकसभा चुनाव में गैर कांग्रेसी संगठन का क्या नाम था? उसका नाम था ग्रैंड अलायंस। ये गैर कांग्रेसी जो संगठन थे उनका नाम था। और दल बदल अधिनियम कब बना? ये नियम बनाया गया था 1985 में। हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई? श्री लाल बहादुर शास्त्री के। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को। सन 1971 में लोकसभा में जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? 1971 में जो चुनाव चिन्ह था कांग्रेस पार्टी का वो था गाय और बछड़ा। और किस दशक को खतरनाक दशक कहा गया? जो 1960 का दशक था उसे खतरनाक दशक का नाम दिया गया 1960 से 1970 तक। आया राम गया राम का मुहावरा 1967 में लोकसभा चुनावों के बाद किस राज्य में दल बदल के कारण प्रसिद्ध हुआ? हरियाणा के अंदर। किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया? तो ये नारा दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, यानी कि पार्टी कांग्रेस ने। और 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने किसको अपना प्रत्याशी बनाया? तो कांग्रेस ने नीलम संजीवा रेड्डी ने क्या है किसको अपना राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनको अपना जो है प्रत्याशी बनाया। और चौथा आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? 1967 में। 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितने राज्यों में सत्ता खोई थी? 8 राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी का शासन चला गया था। और कौन सा कांग्रेसी नेता युवा तुर्क कहलाता था? जो युवा तुर्क थे वो कहलाते थे चंद्रशेखर, श्री कृष्णकांत और श्री मोहन धारिया। ये सभी क्या कहलाते थे? कांग्रेसी युवा तुर्क कहलाते थे। उसके बाद 1969 में कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो एक तो युवा तुर्क और सिंडिकेट के बीच में टकराव। जो राजनीतिक रूप से ताकतवर नेता थे और युवा तुर्क थे उनके बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई थी। एक तो ये कारण था। वामपंथी नीतियों को लेकर आपसी कलह था। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद था। जो ये तीनों ही कारण थे, यानी इन तीनों कारण से क्या हो गया? 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1971 में भारत में कौन सा आम चुनाव हुआ था? तो 1971 में 5वां आम चुनाव हुआ था। 1967 में चौथा था और 1971 में 5वां। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुखता में था? तो 1971 में ये नारा दिया गया था 5वीं लोकसभा चुनाव के दौरान। और 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी में से किसे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा?
1969 के अंदर जो चुनाव मैदान में उतारा गया राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में श्री वीवी गिरी को इंदिरा गांधी ने जो है वो समर्थन में उतारा। और वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का पंजा। और कांग्रेस पार्टी के विभाजन 1969 के अंदर जो विभाजन हुआ, कांग्रेस तुर्क नेता और कांग्रेस सिंडिकेट के बीच में विवाद के बाद, तो जो सिंडिकेट था उसको किस नाम से जाना जाने लगा, तो उसको नाम दिया गया कांग्रेस ओ। और 1971 में चुनाव में कांग्रेस आर की विजय का मुख्य कारण क्या था, तो इसमें कांग्रेस आर की जो विजय का प्रमुख कारण था वो था इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी प्रभावशाली थी, गरीबी हटाओ का नारा था और कांग्रेस पार्टी की समाजवादी नीतियां। ये तीनों कारण से जो कांग्रेस ओ थी वो हार गई और कांग्रेस आर जो थी वो जीत गई। इसके पश्चात अगला जो पार्ट है वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो जनता पार्टी का विधिवत जो निर्माण है वो कब हुआ, तो जो जनता पार्टी है उसका विधिवत जो निर्माण हुआ था मार्च 1977 में हुआ। देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, तो श्री मोरारजी देसाई। आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय में हुई थी, तो इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। जनता पार्टी की सरकार द्वारा आपातकाल के बाद शाह आयोग की स्थापना कब हुई, आपातकाल के बाद शाह आयोग की स्थापना की गई थी, वो की गई थी मई 1977 में। और देश की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनती है, वो भी 1977 में बनती है। आपातकाल का प्रमुख कारण क्या था, एक तो देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, रेल कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी और न्यायपालिका के साथ टकराव शुरू हो गया था। तो इन तीनों कारणों के कारण आपातकाल की स्थिति बन गई थी। किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था, तो उस समय नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था गुजरात में। 1974 में रेलवे कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किस नेता ने किया, तो जॉर्ज फर्नांडिस जो थे उन्होंने इस देशव्यापी जो कर्मचारियों की हड़ताल थी उसका नेतृत्व किया था। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया, तो जो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान करने वाले नेता थे वो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण थे। इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, इसका नारा देने वाले कौन थे, वो थे श्री डे.के. बरुआ, यानी कि वो भारत को इंदिरा और इंदिरा को भारत कहने वाले थे। KHAM क्या है, तो KHMA क्या है, वो क्षेत्रीय हरिजन आदिवासी मुस्लिमों का कांग्रेसी समूह है, उसका नाम क्या है, वो है एक KHAM। उसके पश्चात बिहार आंदोलन की शुरुआत कब हुई, बिहार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1974 के अंदर। और आपातकाल के दौरान किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया, जो 42वां संशोधन किया गया था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया, लघु संविधान का नाम दिया गया। और किस प्रधानमंत्री ने संसद का सामना किए बिना ही सन 1989 में अपना त्यागपत्र दिया, वो चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने संसद का सामना किए बिना ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। इसके पश्चात अगला प्रश्न है नक्सलवादी जो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ, तो वो 1969 में जो नक्सलवादी जो एरिया है वहाँ पे ये आंदोलन शुरू हुआ। और इसके प्रवर्तक कौन थे, चारू मजूमदार, ये नक्सलिस्ट नेता माने गए हैं। और भारत में वचनबद्ध नौकरशाही, जो नौकरशाही है कह सकते हैं, उसका जो विचार किसने दिया, तो उसका विचार दिया था इंदिरा गांधी ने। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वचनबद्ध होने चाहिए, ये विचार किसका था, वो इंदिरा गांधी का था। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव कब रद्द किया गया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ये जो रद्द किया गया था 12 जून 1975 को रद्द किया गया। और 25 जून 1975 को क्या कर दी थी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। और आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने कौन से कार्यक्रम की घोषणा की, उस दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसके पश्चात अगला प्रश्न है किस पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग की स्थापना की थी, तो जनता पार्टी की जो सरकार आई थी उसने मंडल आयोग की स्थापना की। और 1975 में लोक नायक के नाम से कौन सा नेता था जो प्रसिद्ध हुआ,
तो जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई, उन्हें लोक नायक के रूप से जाना जाने लगा। और केशवानंद भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कब आया? केशवानंद जो भारती मुकदमे में जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था वो 1973 में आया। और शाह आयोग की स्थापना किस सरकार ने की थी? शाह आयोग की स्थापना करने वाली थी जनता पार्टी सरकार, जिन्होंने 1977 में जब सरकार बनती है उस समय इसकी स्थापना की। और भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही व प्रतिबद्ध न्यायपालिका जवाबदेह होनी चाहिए किसके प्रति? सरकार के प्रति। तो इसने इसकी जो जन्मदात्री थी वो कौन थी? वो इंदिरा गांधी थी। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसमें आपातकाल के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी थे। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा की जाती है। तो ये संकट काल से क्या अभिप्राय है? संकट काल से अभिप्राय है युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह या इनकी आशंका हो। तो उसमें अनुच्छेद 352 की व्यवस्था है संविधान के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत देश में आपातकाल स्थिति की घोषणा की जा सकती है। और 356 के अंतर्गत संकट काल की जो घोषणा है वो राज्य की संवैधानिक तंत्र में विफलता, अगर कोई राज्य संवैधानिक रूप से काम करने में सक्षम ना रहे तो वहां पर भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वो 356 अनुच्छेद के अंतर्गत है। और जनता पार्टी की सरकार के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी के कारण क्या है, जनता पार्टी का पतन हो गया, दोबारा से फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई। 1973 में किस न्यायाधीश को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? 1973 की बात है कि 3 वरिष्ठ जो सीनियर जो जुडिशरी सिस्टम में जजेस थे, उनकी सीनियरिटी को ना देखते हुए अन्य जो न्यायाधीश थे उनको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। उसमें किसका नाम आया है? वो है A.N. रे। ये जो थे इस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। और आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कब की गई? आपातकाल जो था 18 जनवरी 1977 को समाप्त हुआ। भारत में नौकरी या शिक्षण संस्थानों में कितने प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं मिल सकता? तो 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आपातकाल की घोषणा पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? तो इस दौरान आपातकाल की घोषणा पर जो हस्ताक्षर किए थे फर्रुखुद्दीन अली अहमद, ये राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। इसके पश्चात अगला जो पार्ट है वो है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जो रीजनल एक्सपेक्टेशंस हैं। भारत में किस दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में जाना जाता है? तो 1980 का जो दशक था उसे स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज़ादी के बाद हमारे देश की किन समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा है? तो हमारे देश का विस्थापन यानी कि माइग्रेंट्स की भी समस्या रही, देशी रियासतों का भारत में विलय भी हुआ, राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ। तो ये सभी समस्याएं देश की आज़ादी के समय हमारे सामने रही हैं। किस भारतीय राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरोध में आंदोलन चला था? तो तमिलनाडु के अंदर यानी मद्रास के अंदर ये आंदोलन सबसे पहले चला था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से कौन सा राज्य अलग हुआ? हरियाणा राज्य भी अलग हुआ था और इसके बाद हिमाचल भी अलग हुआ था। तो इसमें हरियाणा हम इसके उत्तर में लिखेंगे। 1947 में देश की आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे श्री हरि सिंह। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद या धारा के द्वारा विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये धारा 370 है जिसका भी उन्मूलन हुआ है, अब ये भारत का हिस्सा है। भारत के किस राज्य में डोगरी भाषा बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बोली जाती है। और जम्मू कश्मीर के विलय के बाद वहाँ का पहला प्रधानमंत्री कौन रहा? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के पिता थे, वो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने। जम्मू एवं कश्मीर की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो पाकिस्तान के साथ भी लगती है और चाइना के साथ भी लगती है, तो ए और बी दोनों। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? आत्मसम्मान के आंदोलन के जनक थे E.V. रामास्वामी नायकर, ये इस आंदोलन के जनक थे।
उत्तर यानी कि नॉर्थ हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण यानी साउथ दिन दिन घटता जाए। ये नारा किसने दिया? ये द्राविड़ आंदोलन यानी साउथ के अंदर जो क्षेत्र है वहाँ पे इस आंदोलन के अंदर ये नारा बढ़कर सामने आया। डीएमके तथा ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी किस राज्य के क्षेत्रीय दल हैं? तो ये तमिलनाडु के क्षेत्रीय दल हैं, डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 13, द्राविड़ आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो द्राविड़ आंदोलन का जो संबंध है वो भारत के तमिलनाडु द्राविड़ क्षेत्र से संबंधित है। शिरोमणि अकाली दल का संबंध पंजाब के साथ है। मास्टर तारा सिंह और फतेह सिंह ने किस वर्ष पंजाबी सूबा की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया? तो ये आंदोलन शुरू किया गया था 1960 में। भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? वो 1966 में हुआ, जब इसमें से हिमाचल और हरियाणा है वो अलग कर दिए गए। आनंदपुर साहब सम्मेलन किस वर्ष जो है आयोजित किया गया? 1973 में। इसके पश्चात ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से है। जो उस समय नरसंहार हुआ था, सिख नरसंहार, तो उस समय अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल है, जो स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पर गोलीबारी ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से की गई थी। 19वां जो प्रश्न है, वर्ष 1984 में देश में हुए सिख नरसंहार के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश से माफ़ी कब मांगी? जो कांग्रेस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय जो सिख नरसंहार हुआ था उसके लिए कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वो कब थे जब उन्होंने माफ़ी मांगी? तो ये माफ़ी मांगी गई थी 2005 में, जिसके लिए ये काफ़ी विवाद का विषय रहा। और 20वां है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में राजनीति पर कौन कौन से मुद्दे हावी हैं? तो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये सभी मुद्दे हैं। स्वायत्तता की मांग भी कर रहे हैं, अलगाव के लिए भी आंदोलन किए जा रहे हैं, बाहरी लोगों का विरोध भी किया जा रहा है। तो इसमें तीनों ही इसके कारण हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्य मांग है। भारत तो एक है, परंतु वे लोग कहाँ हैं जिन्हें भारतीय कहा जा सके? तो ये कथन किसका है? ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसके पश्चात मिजो नेशनल फ्रंट नामक पार्टी का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम इससे संबंधित है, तो ये स्टेट है मिजोरम। राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच शांति समझौता कब हुआ? सन 1986 में। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव किस वर्ष हुआ? सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक जो चुनाव हुआ था 1974 में हुआ। और वर्ष 1975 में निम्न में से कौन सा राज्य भारत का 22वां राज्य बना? तो वो राज्य था 1975 में जिसका अस्तित्व रहा, वो सिक्किम राज्य था। भारत में कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कोंकणी भाषा बोली जाती है गोवा राज्य में। गोवा, दमन और द्वीप पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुए? 1961 में। और क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? जो रीजनलिज्म है उसका उदय का प्रमुख कारण क्या है? भौगोलिक सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं, ऐतिहासिक कारण भी है और भाषावाद भी। तो ये तीनों ही कारण है जिसके कारण क्षेत्रवाद का उदय होता है। असम गण परिषद का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो असम गण परिषद का संबंध असम से है। वर्ष 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पंजाब से आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए जो सैनिक कार्यवाही की है उसे जाना जाता है, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के अंदर। और इसके पश्चात झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड ये कब अस्तित्व में आए? ये तीनों जो राज्य हैं ये 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आए। और आनंदपुर साहब प्रस्ताव को किस दल ने पारित किया था? तो इसे पारित किया था शिरोमणि अकाली दल ने। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन कब चलाया गया? ये 1965 में जो है इस आंदोलन को चलाया गया। और असम में विदेशी लोगों के विरोध में आंदोलन किसने शुरू किया था? तो असम में विदेशी लोगों के विरोध में आंदोलन शुरू किया था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने। इसके बाद आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य कब अलग हुआ? असम से जो तेलंगाना राज्य था वो 2014 में अलग हुआ। और शिरोमणि अकाली दल की स्थापना कब हुई? शिरोमणि अकाली दल की जो स्थापना है वो 1920 में हुई थी। और राजीव गांधी व लोंगोवाल समझौता कब हुआ? ये 1985 के अंदर हुआ।
पूर्वोत्तर भारत का सबसे शांत राज्य है। तो पूर्वोत्तर जो है उसका भारत का सबसे शांत राज्य है मणिपुर। इसके अलावा जो असम है, मिजोरम है, नागालैंड है, यहाँ पर अभी अशांति, जो शांति अभी स्थापित नहीं हुई है। चकमा शरणार्थी समस्या भारत व किस देश के बीच में है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ये समस्या है। इसके पश्चात बोडो आंदोलन जो था, बोडो आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? ये असम राज्य से है, बोडो वहाँ की भाषा है। आसू छात्र आंदोलन किस राज्य में चल रहा है? तो ये असम राज्य में चल रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस किस राज्य का अलगाववादी संगठन है? तो जम्मू कश्मीर का जो संगठन है ये अलगाववादी संगठन है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। और राबी व्यास नदियों के पानी का बंटवारा किसके बीच चल रहा है? तो ये पानी की जो लड़ाई है वो हरियाणा और पंजाब के बीच में है। और किस राज्य में गैर मराठी लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है? तो महाराष्ट्र के अंदर जो गैर मराठी लोग थे उनको निशाना बनाया जाता रहा है। और रोहिंग्या शरणार्थी समस्या भारत और किस देश के बीच में है? रोहिंग्या जो समस्या है भारत और म्यांमार यानी कि वर्मा जो देश है, बर्मा देश है, उसके साथ ये समस्या बनी हुई है। इसके पश्चात जो अगला पाठ है भारतीय राजनीति नए बदलाव। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बना? तो उसमें अगले प्रधानमंत्री बने उनके बेटे राजीव गांधी। किस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली थी? तो कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें मिली थी 8वीं लोकसभा चुनाव में। और 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 415 सीटें मिली। और भारत में गठबंधन सरकारों की शुरुआत कब से हुई? गठबंधन सरकारों की शुरुआत हुई 1989 से। भारत में सबसे पहले केंद्र में किस गठबंधन की सरकार बनी? तो उस गठबंधन का नाम था राष्ट्रीय मोर्चा। और इसमें प्रधानमंत्री कौन बने? राष्ट्रीय जो मोर्चा था इसमें बने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। भारत के किस प्रधानमंत्री को मिस्टर क्लीन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी को क्लीन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। और राजीव गांधी की हत्या कब की गई? राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी 1991 में। इसके पश्चात अगला प्रश्न है मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उसे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जो राष्ट्रीय मोर्चा के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लागू किया। और श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी ने किसे अपना अगला प्रधानमंत्री चुना? तो वो प्रधानमंत्री चुना गया जो उनका नाम था श्री नरसिम्हा राव। और मंडल आयोग ने पिछड़ी जाति के लोगों को केंद्रीय सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण रिजर्वेशन देने की सिफारिश की थी? तो मंडल आयोग ने 27% जो रिजर्वेशन है वो बीसी कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। तो ओबीसी के लिए 27% जो है रिजर्वेशन है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के सरकारी नौकरियों में आरक्षण के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में सही ठहराया था? तो इंदिरा साहनी केस के अंतर्गत उसे सही ठहराया गया। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया। और इसको गिराए जाने की जांच के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो वो गठन था लिब्राहन आयोग का गठन किया था इसकी जांच करने के लिए। और हिंदुत्व का नारा किस राजनीतिक दल ने दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। इसके पश्चात भारत में नई आर्थिक नीति को कब अपनाया? भारत ने जो नई आर्थिक नीति थी उसे 1991 में अपनाया। 1996 में संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? 1996 में तो उस समय थे HD देवेगौड़ा, ये उस समय के प्रधानमंत्री थे। खंडित जनादेश का क्या तात्पर्य है? खंडित जनादेश का अर्थ है किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना होना, स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना होना, उसे खंडित जनादेश कहा जाता है। इसके पश्चात भारत में गठबंधन सरकार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित में कौन सा है? एक तो त्रिशंकु संसद का अस्तित्व में आना, राजनीतिक दलों का गिरता स्तर, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या और भूमिका। तो इन सभी के कारण क्या है? गठबंधन सरकार का जो है अस्तित्व, उत्पत्ति और महत्व बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक NDA गठबंधन जो था इसका गठन
कब हुआ? तो एनडीए का जो गठन हुआ था वो 1998 में हुआ। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो 2004 में हुआ था। तो एनडीए का 1998 में और यूपीए का 2004 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या जिसको यूपीए कहा जाता है, इस सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? इस सरकार के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और वर्तमान में भारत के किस गठबंधन की सरकार है? भारत में इस समय संयुक्त प्रगतिशील संगठन है या राष्ट्रीय जनतांत्रिक है या इसमें संयुक्त मोर्चा है या राष्ट्रीय मोर्चा है? तो इस समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक, यानी कि अब भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? सांप्रदायिकता का जो अर्थ है वो है क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव या धर्म के आधार पर। तो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त, जो धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो सांप्रदायिकता कहलाता है। तो इसका उत्तर सी रहेगा, ध्यान रखिएगा। सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म के आधार पर भेदभाव। प्रश्न संख्या 26, गुजरात के सांप्रदायिक दंगों का मुख्य कारण क्या था? तो गुजरात के जो सांप्रदायिक दंगे जो धर्म के आधार पर भड़के थे उसका प्रमुख कारण था गोधरा कांड। और वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण दिया गया है? तो 84 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए हैं। और निम्नलिखित में से कौन से दल का आधार सांप्रदायिक माना जाता है? तो इसमें से जो अकाली दल है उसका जो आधार है वो क्या माना जाता है? सांप्रदायिक माना जाता है। और भारत में कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है? तो भारत के अंदर बहुदलीय शासन प्रणाली है। वर्ष 2019 में कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं? 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो पंडित काशीराम ने, जो श्री काशीराम ने इसकी जो है स्थापना की थी। और मंडल आयोग के अध्यक्ष, मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे, तभी इस आयोग का नाम जो था वो मंडल आयोग था। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री सुनील अरोड़ा। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं जेपी नड्डा, श्री जगत प्रसाद नड्डा उनका पूरा नाम है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, भारतीय संसद पर आतंकवादी जो हमला हुआ था वो कब हुआ था? वो 2001 में हुआ था। गुजरात में गोधरा कांड कब हुआ? 2002 में हुआ। हिंदुत्व शब्द किसने गढ़ा है? हिंदुत्व शब्द जो गढ़ा है वो वीडी सावरकर की देन है। और बाबरी मस्जिद विवाद के समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? कल्याण सिंह, श्री कल्याण सिंह उस समय के मुख्यमंत्री थे। शाहबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब सुनाया? शाहबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 1985 में सुनाया। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल पार्टी का गठन हुआ 1988 में। मंडल आयोग का गठन कब किया गया? 1979 में, यानी 1979 में। और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाया गया? जो आर्थिक सुधार हैं वो अपनाए गए श्री नरसिम्हा राव की सरकार में। और सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? केवल 13 दिन इनकी सरकार रही, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये इस प्रश्न के साथ ही जो इसका दूसरा भाग है वो समाप्त होता है। आशा है कि आपके सामने जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन रखा है ये आपके लिए लाभकारी होंगे। जो विद्यार्थियों ने इसका पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर इसका पहला भाग भी देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों वीडियोस को बड़े अच्छे तरीके से देखते समझते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो 40 अंकों के प्रश्न हैं वो इनमें से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नीस सौ बावन से